इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिस्टर बायसिंग का सेकेंड मेथड, जिस मेथड का नाम है कलेक्टर टू बेस रजिस्टर या फीडबैक रजिस्टर बायस। कभी कभी इसका इस नाम से भी दिया जाता है बेस बायस विथ कलेक्टर फीडबैक। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग ट्रांजिस्टर बायसिंग वाला पार्ट कर रहे हैं और ट्रांजिस्टर का बायसिंग 4 मेथड से होता है, जिसका एक मेथड जो फिक्स्ड बायस है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग ये दूसरा मेथड डिस्कस करेंगे। ये मेथड आपका जो पेपर है बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स का पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें जो पार्ट बी है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें यूनिट नंबर 5 ट्रांजिस्टर बायसिंग में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला मेथड था फिक्स्ड बायस और दूसरा मेथड आज हम लोग पढ़ेंगे ये कलेक्टर टू बेस बायस। आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक असल में तीसरे नंबर पे आता है। देखिए सिलेबस में कुछ टॉपिक इधर उधर हो सकते हैं, पर मैं आपको उसी क्रम में पढ़ाऊंगा जिस क्रम में आपके लिए ज़्यादा बेटर तरीके से समझा सकूं। ठीक है, किसी भी बुक में आप देखेंगे तो पहले फिक्स्ड बायस होता है, फिर नंबर आता है कलेक्टर टू बेस बायस का, फिर इमीटर बायस और चौथा जो होता है वो वोल्टेज डिवाइडर बायस होता है। ठीक है, तो आपके सहूलियत के दृष्टि से हम लोग इसी क्रम में पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेबस में पॉइंट भले ही इधर उधर हो जाए पर आपको पूरा टॉपिक कवर कराया जाएगा। ये जो मैं कोर्स आपको बीएससी का पढ़ा रहा हूं ये बिल्कुल फ्री, और मैं एक बात की गारंटी देता हूं कि एक भी टॉपिक स्किप नहीं होगा, चाहे कठिन हो चाहे सरल, पूरे टॉपिक बिल्कुल क्रम से कराए जाएंगे और पूरा आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, हमारे नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल होंगे। किसी भी वीडियो में उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहां पे नोट्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग नोट्स ले सकते हैं। और हाँ, याद रखिएगा कि कोई भी वीडियो जो आप देखते हैं तो उससे पहले के जो उससे रिलेटेड वीडियो हैं उसको देखा करिए। ये सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। वहां प्लेलिस्ट में सेमेस्टर और यूनिट वाइज पूरे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। जैसे इसका प्लेलिस्ट मिलेगा बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 5 के नाम से आपको वहां पे प्लेलिस्ट में आपके सारे इस यूनिट के वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। देखिए पिछले वाले बायसिंग में जो हम लोग फिक्स्ड बायस पढ़ा था, इसमें आपको बताया था कि फिक्स्ड बायस में क्या करते हैं, बैटरी और बेस के बीच में एक रेजिस्टेंस जोड़ा गया था। यानी पिछला वाला सर्किट आप देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से था। ये जो आरबी रेजिस्टेंस है ये बैटरी और बेस के बीच में जोड़ा गया था और उसको बोला गया था फिक्स्ड बायस। पर यहां पे परिवर्तन किया जाता है इस मेथड में। ये बैटरी और बेस के बीच में नहीं, इस रेजिस्टेंस को यहां से काटकर बेस और कलेक्टर के बीच में जोड़ दिया जाता है। अंतर आप समझ पाए? फिक्स्ड बायस में रेजिस्टेंस आरबी को बैटरी से तार निकाल के यहां आरबी कनेक्ट करके बेस से जोड़ देते हैं, ये हो गया फिक्स्ड बायस। और पहला मेथड फिक्स्ड बायस और आज का ये मेथड सेकेंड मेथड में इतना ही अंतर है कि अब की बार जो ये रेजिस्टेंस आरबी है इसको बेस और कलेक्टर के बीच में जोड़ा जाता है। तो इसी को बोला जाता है बेस बायस विथ कलेक्टर फीडबैक। फीडबैक क्यों, ये अभी मैं समझा रहा हूं, पहले यहां से समझिए। कलेक्टर टू बेस रजिस्टर यानी कलेक्टर टू बेस रजिस्टर, इसी को फीडबैक रजिस्टर बायस भी बोलते हैं। फीडबैक इसलिए क्योंकि देखिए ट्रांजिस्टर में आउटपुट कलेक्टर से लेते हैं हम लोग, खासकर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में आप लोग जानते हैं ट्रांजिस्टर को कॉमन इमीटर मोड में यूज करते हैं। तो इमीटर कॉमन हो जाता है तो इनपुट दिया जाता है बेस से और आउटपुट लिया जाता है कलेक्टर से। अब चूंकि यहां पे एक वायर कलेक्टर से उठा के एक रेजिस्टेंस जोड़ के वापस बेस में जोड़ दिया जाता है, तो होता क्या है कि आउटपुट का कुछ पार्ट इस तार से और इस रेजिस्टेंस आरबी से होता हुआ वापस बेस के थ्रू इनपुट में घुस जाता है। इसीलिए इसको फीडबैक रजिस्टर बोला जाता है। फीडबैक का मतलब होता है आउटपुट का कुछ पार्ट वापस लेके इनपुट में जोड़ देना, यानी फीडबैक दे देना। तो इसीलिए इसको बोला जाता है फीडबैक रजिस्टर। ठीक है, तो ये बायसिंग आप समझ गए होंगे फिक्स्ड बायस और ये कलेक्टर टू बेस बायस में बस यही एकमात्र ये अंतर होता है। ये रेजिस्टेंस जो है वो बेस से कलेक्टर के बीच में जोड़ देते हैं। बाकी सब आप लोग जानते हैं। ये आउटपुट हम कलेक्टर से लेंगे तो जो ये मिलेगा ये वीओ हो जाएगा। यहाँ ये मैंने एक वीसीसी बैटरी लगाया है। ये वीसीसी बैटरी क्या करेगा, अपना वोल्टेज यहाँ से सप्लाई करेगा और इसके कुछ वोल्टेज से ये कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा और बाकी जो वोल्टेज है यहाँ रेजिस्टेंस के थ्रू जो यहाँ बेस पे पहुंचेगा उस वोल्टेज से ये बेस और इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। यानी एक ही बैटरी से कलेक्टर वाला जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा और ये बेस वाला जंक्शन
इमीटर वाला जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और यही तो हमारे ट्रांजिस्टर के बायसिंग की कंडीशन होती है और यही हमें करना भी है। कहने का मतलब हम रेजिस्टेंस ये वाला और ये बैटरी इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए। ठीक है, अब यहां पे आइए, देखिए यहां पे to improve the stability in this method the resistance RB is connected to collector to base junction rather than the battery terminal। कहने का मतलब कि इस विधि में परिपथ की स्टेबिलिटी को बेहतर करने के लिए एक प्रतिरोध RB को कलेक्टर तथा बेस जंक्शन के बीच में जोड़ दिया जाता है। Here the required zero signal base current is determined by the collector to base voltage VCB not by VCC। इस लाइन का वैसे आपको बहुत ज्यादा मतलब तो नहीं समझना है, फिर भी मैं बता दूं। देखिए ये VCC मान लीजिए 12 वोल्ट का बैटरी है, ये 12 वोल्टेज यहां से चला, कुछ वोल्टेज ये RL खा गया, रेजिस्टेंस यहां पे ड्रॉप कर गया, मान लीजिए यहां तक पहुंचा 8 वोल्ट। अब इस 8 वोल्ट से ये कलेक्टर जंक्शन मान लीजिए रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, मैं केवल हाइपोथेटिकल डाटा से समझा रहा हूं। बाकी अब यहां से कुछ वोल्टेज चला और बाकी मान लीजिए कुछ वोल्टेज ये खा गया, मान लीजिए ये वोल्टेज यहां से इतना ये ड्रॉप करके मान लीजिए 4 वोल्ट ये और खा गया। तो अब यहाँ पे कितना, चार लेंगे तो रिपीट हो जाएगा। मान लीजिए ये 3 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप कर गया, तो 8 इधर ड्रॉप कर गया, 3 इधर, 8 3 11, तो 1 वोल्ट बचा। यानी यहाँ पे कितना वोल्ट बचा, 1 वोल्ट यहाँ बेस से इमीटर के बीच में बचा, बेस और इमीटर। तो इस 1 वोल्ट से ये इमीटर वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया और इस 8 वोल्ट से ये कलेक्टर वाला जंक्शन रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, मैं एक्यूरेट डाटा नहीं समझा रहा हूं कि कितना कितना पहुंचेगा, वो तो तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक RL और RB का मान फिक्स ना हो, तब जाके आप पूरा कैलकुलेट करके निकाल पाएंगे। मैं तो हाइपोथेटिकल आपको समझा रहा हूं कि सर्किट वर्क कैसे कर रहा है, कैसे ये ट्रांजिस्टर की बायसिंग हो जा रही है। तो यही बता रहा है कि इस बार जो बेस करंट डिसाइड होगा वो डायरेक्ट VCC से नहीं, VB अभी अभी जो डाटा मैंने लिया था उससे कितना आया था, 1 वोल्ट लिया था ना अभी अभी समझाने के लिए आपको कि यहाँ पे 1 वोल्ट पहुंच रहा है, तो वही 1 वोल्ट निर्धारित कर रहा है कि बेस करंट कितना पहुंचेगा। यही ये बात यहाँ पे कह रहा है, तो वो जीरो सिग्नल बेस करंट हो गया। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर, तो स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। तो ये आइए यहाँ पे सर्किट में देखिए, यहाँ पे समझिएगा, ये जो बैटरी है, अब देखिए यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, देखिए कैसे कैसे जुड़ा है। ये पहला आर्म यहां से हो गया, फिर ये यहां से हो गया और फिर ये यहां से होके ये यहां पे पूरा ये ग्राउंड हो गया। तो चलिए ये बैटरी जो है, जितना मैंने ये रेड से किया है इसके पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो बनाना शुरू करिए। जैसे ये 12 वोल्ट का बैटरी है तो 12 वोल्ट का 8 वोल्ट ये खा गया, 3 वोल्ट ये खा गया और 1 वोल्ट यहां पे बचा। तो बना दीजिए इक्वेशन, 12 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 प्लस 1, बन गया 12 वोल्ट। तो चलिए 12 वोल्ट क्या था, VCC था, 8 वोल्ट कौन ड्रॉप करा लिया, RL। तो यहाँ पे RL यानी वोल्टेज के टर्म्स में लिखना है, तो ये RL रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा I इंटू R। तो यहाँ पे IR यानी IB प्लस IC है, तो IB प्लस IC इंटू RL। अब यहाँ पे कलेक्टर करंट इधर चला आएगा और ये बेस करंट इधर चला जाएगा। अब यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, 3 वोल्ट, लेकिन आप इसको जब निकालेंगे तो वोल्टेज कितना आएगा, IB इंटू RB। तो यहाँ पे ये 8 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग आप वोल्टेज लिखेंगे IB प्लस IC I इंटू R यानी RL। 3 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग कितना बनाएंगे, IB इंटू RB और 1 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये क्या लिखेंगे, VBE। बस इसी को जोड़ दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन VCC इज इक्वल टू IB प्लस IC इंटू RL, यानी ये 8 वोल्ट वाले के करस्पॉन्डिंग आ गया, IB इंटू RB यानी ये 3 वोल्ट वाले के करस्पॉन्डिंग, और बचा हुआ 1 वोल्ट ये बराबर VCC के बराबर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस तरह से समझाना ज़्यादा सही रहता है, ये समझाने का मेरा अपना तरीका है, मुझे इस तरह से समझाना ज़्यादा सही रहता है और स्टूडेंट्स भी ज़्यादा अच्छे से ये कॉम्प्लेक्स सर्किट समझ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे फिर ग्राउंड हो गया है ना, ये ग्राउंड है, यानी 12 वोल्ट ये सभी मिल बांट के यहाँ तक पहुँचते पहुँचते खा गए, ड्रॉप कर गए, यहाँ पे ये ग्राउंड यानी 0 हो गया है। ठीक, तो अब इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कुल मिला जुला के हमें यहाँ से मान निकालना है IB का। अब ये बाकायदा आप लोग बैठ के रीअरेंज करिएगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स किया है मैंने। यहाँ पे IB का मुझे मान निकालना है, इस IB वाले फैक्टर को इधर लाइए, तो IB का आप मान निकालेंगे तो आपको ये एक बड़ा सा
इक्वेशन मिल गया। अच्छा, IB का मान क्यों निकाल रहे हैं? वही बात स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए। कैसे निकालेंगे? ये होता है स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि बीटा तो चलो ठीक है, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर का करंट गेन है जो कि लगभग 50 से 250 के बीच में मान लीजिए लाई करता है, तो वो तो ठीक है, वो अपने जगह है। हमें ये मान निकालना है इसका डेल IB बाई डेल IC का। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? IB। इसीलिए हम यहाँ पे IB बेस करंट निकाल रहे हैं। अब डेल IB डेल IC निकालने के लिए हम लोग इसको पहले प्रॉपर तोड़ ले, फिर उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे डेल IB बाई डेल IC। तो यहां से देखिए ये इतना पार्ट तो पूरा कांस्टेंट ही है, इसमें तो कोई वेरिएबल है नहीं। VCC भी कांस्टेंट, VBE जो भी है वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो IC पे तो निर्भर नहीं कर रहा है, और RB और RL सब कांस्टेंट है, यानी इतने का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0। अब यहाँ पे IC है तो ये IC डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल और केवल इतना बचा, यानी डेल IB बाई डेल IC का मान आ गया। अब स्टेबिलिटी फैक्टर वाले में यहाँ पे ये फॉर्मूला रख दीजिए। तो ये है स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर कलेक्टर टू बेस बायस मेथड वाले के लिए। तो अब यहां से क्या पता चला? यहां से देखिए वहां फिक्स्ड बायस में ये पार्ट 0 आ रहा था, फिक्स्ड बायस में पहले वाले मेथड में, तो वहां पे स्टेबिलिटी फैक्टर कितना आया था? बीटा प्लस 1। पर यहां पे ये 0 नहीं आ रहा है, इसका कोई ना कोई वैल्यू होगा, तो ये वैल्यू 1 में जुड़ेगा, तो ओवरऑल S का मान जो है वो बीटा प्लस 1 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अब जरा ये सोचिए, फिक्स्ड बायस में आपको स्टेबिलिटी फैक्टर आ रहा था बीटा प्लस 1, और यहां पे स्टेबिलिटी फैक्टर बीटा प्लस 1 से कम आ रहा है। तो ये अच्छी बात है। हमने बोला है कि जितना भी स्टेबिलिटी फैक्टर का मान कम होता जाएगा, सर्किट ज्यादा बेटर होता जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है दिस मेथड प्रोवाइड्स बेटर स्टेबिलिटी देन फिक्स्ड बायस। केवल इसीलिए क्योंकि फिक्स्ड बायस में अगर स्टेबिलिटी फैक्टर का मान बीटा प्लस 1 आ रहा है तो इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर का मान बीटा प्लस 1 से कम आएगा, यानी फिक्स्ड बायस की तुलना में स्टेबिलिटी इसकी अच्छी होती है। अब यहां पे कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। इन दिस मेथड फीडबैक इज प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटपुट टर्मिनल टू इनपुट टर्मिनल थ्रू RB, हेंस दिस मेथड इज आल्सो नोन एज फीडबैक रजिस्टर बायसिंग। ये तो मैंने शुरू में ही मैंने आपको बता दिया है कि इस विधि में आउटपुट टर्मिनल यानी कलेक्टर वाले टर्मिनल से इनपुट वाले टर्मिनल यानी बेस तक एक रेजिस्टेंस RB के द्वारा फीडबैक वायर जोड़ दिया जाता है। यही कारण है कि इस विधि को फीडबैक बायसिंग भी कहते हैं। अब हम समझेंगे कि स्टेबिलाईजेशन हुआ कैसे इस पूरे मेथड में। देखिए, स्टेबिलाईजेशन का एक पूरा का पूरा सर्किल होता है, उसी को हम दोबारा समझने के लिए मैंने ये वही सर्किट यहाँ पे दोबारा बनाया है ताकि बार बार पीछे पलट के जाके देखना ना पड़े। देखिए, ये VCC है, यहां से कुछ वोल्टेज चला, कुछ वोल्टेज यहां ड्रॉप कर गया, कुछ वोल्टेज यहां इसके बीच में आया, तो इस वोल्टेज को मैं VCB लिख दे रहा हूं, यानी वोल्टेज कलेक्टर टू बेस के बीच में। अच्छा, आपको याद होगा मैं डाटा से समझा रहा था, तो 12 वोल्ट का बैटरी लिया, तो मान लीजिए 8 वोल्ट यहां पे ड्रॉप कर गया, 3 वोल्ट यहां पे, तो बचा 1 वोल्ट। VBE का मान कितना बचा? 1। 8 3 11 और 1 ये 12 बराबर हो गया। तो यानी ये 8 वोल्ट ठीक है, ये यहां वाला वोल्टेज है इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज डिफरेंस कितना है? 3 वोल्ट, यानी VCB बराबर 3 और VBE बराबर 1। तो बस इक्वेशन बना दीजिए, वही इक्वेशन मैं दोबारा लिख रहा हूं। VCC बराबर VCE, यानी ये यहां से यहां तक, ये VCE, चाहे देखिए VCE यहां से यहां तक है, यानी VCE में ये VCB प्लस VBE दोनों आ जाएगा। अच्छा, इधर वाले की जरूरत नहीं है इस इक्वेशन में, केवल इधर ही से काम चल जाएगा। दूसरे वाले भुजा को देखिए, ये वाला यहां से 12 वोल्ट चला, यहां पे कितना खा गया? 8 वोल्ट। अब मैं इस वाले भुजा पे नहीं जाऊंगा, इस वाले डायरेक्शन में आइए, क्योंकि ये भी पैरेलल है। तो जितना ये पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट अगर इसके बीच में मिल रहा है, तो 8 वोल्ट यहां से इसके बीच में भी मिलेगा। नहीं समझे आप? देखिए, यहां C और यहां वाले पॉइंट में, ये दोनों पॉइंट आके यहां मान लीजिए मिल गए हैं। देखिए, यहां से ये वाला सर्किट और यहां से ये वाला, तो यहां C से यहां तक के बीच में 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 8 माइनस 0 8। तो ये वाले टर्मिनल को भी 8 वोल्ट मिलेगा और ये वाले भी टर्मिनल को मिलेगा। अब ये वाला टर्मिनल फर्दर यहां पे 2 भाग में विभाजित है। C से B के बीच में यहां तक VCB जो कि 3 वोल्ट था, 3 वोल्ट का ड्रॉप था, और यहां से यहां तक का एक, ये डाटा हालांकि यहां पे वर्क नहीं करेगा अच्छे से। तो कहने का मतलब यहां पे अगर इनके बीच में 8 वोल्ट का डिफरेंस है, तो यहां पे यहां से यहां तक भी 8 वोल्ट का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहां पे VCE बराबर हो जाएगा 4। 8 यहां तक आया, 8 4 12। यहां पे यहां वैसे वर्क तो कर जा रहा है, ये 3 था, ये 4। तो देखिए 8 तो यहां ड्रॉप कर गया है, 8 यहां पे ड्रॉप कर गया है,
तो यहाँ पे यहाँ और इसके बीच में डिफरेंस कितना बचा, 4 का बचा, तभी ना ये 8 4 12 हो पाएगा। यहाँ पे 8 मतलब 8 इस पे ड्रॉप कर गया है, तो इसके और इसके बीच में 4 ही बचा ना, तो 8 4 12 और ये 12 वोल्ट का बैटरी है। यहाँ पे 8 जो है 8 यहाँ, अब यहाँ से ये 8 ड्रॉप कर गया तो यहाँ के बीच में 4 बचा और ये सॉरी 1, तो यहाँ से ये 3 ये ड्रॉप कर गया, एक ये 3 1 4 और 8 4 ये 12 पूरा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये पूरा ड्रॉप का कॉन्सेप्ट होता है पोटेंशियल ड्रॉप का। तो इसको लिखना है तो सिंपल VCC बराबर यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप प्लस ये इतना वोल्टेज ड्रॉप और ये VCE है। फर्दर आप VCE को देखिए, यहाँ से यहाँ तक VCE का लेवल है, इस वाले आर्म में पूरा VCE, पर यहाँ पे ये 2 भागों में, यानी VCE बराबर VCB प्लस VBE भी लिखा जाएगा, लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, तो ये केवल एक इक्वेशन मैंने बना दिया। यहाँ से VCE का जरा ये मान निकाल लीजिए, एक इक्वेशन ये बन गया और दूसरा देखिए अभी मैं बता ही रहा था और उसको भी लिखना ही है। VCE बराबर क्या हो जाएगा, VCB प्लस VBE। अरे भाई यहाँ से यहाँ के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप 4 वोल्ट का मिल रहा था ना, और यहाँ पे ये 3 वोल्ट और ये 1 था, 3 1 4, तो वो VCE बराबर VCB 3 वोल्ट प्लस VBE 1 वोल्ट 3 1 4। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। तो ये मैंने ये दोनों लिख दिया, क्यों लिखा अब यहाँ पे समझिए। स्टेबलाइजेशन देखिए, मान लीजिए कि किसी भी कारण से कलेक्टर करंट का मान बढ़ गया। आप जानते हैं थर्मल रन अवे कब होता है, जब कलेक्टर करंट का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ट्रांजिस्टर में बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा तो रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ेगा तो फिर से कलेक्टर करंट बढ़ेगा और हमारा सर्किट थर्मल रन अवे कर जाएगा, खराब हो जाएगा। मान लीजिए स्टेबलाइजेशन चेक करने के लिए किसी कारणवश कलेक्टर करंट का मान बढ़ जाता है। अब अगर कलेक्टर करंट का मान बढ़ेगा तो इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे अगर कलेक्टर करंट बढ़ा तो यहाँ पे ये माइनस है, तो VCE का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये माइनस है ना। तो ये IC बढ़ा तो यहाँ पे VCC में से ये घट रहा है, तो VCE का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक VCE का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी याद रखिएगा स्टेप बाय स्टेप, यदि IC का मान बढ़ा तो VCE का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, इस इक्वेशन से। एंड ऑल्सो यदि VCE का मान कम हो गया, अगर VCE का मान कम हो गया तो अब इस इक्वेशन को देखिए, अगर VCE का मान कम हो गया तो इसका मतलब ये दोनों भी कम हो गए, यानी VCB भी क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब अगर VCE कम हुआ तो VCB भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और भाई ये बताइए VCB यानी कलेक्टर से बेस का अगर वोल्टेज कम हो जाएगा तो इसमें जो IB यानी ये बेस करंट फ्लो कर रहा है ये भी तो कम हो जाएगा। तो यही तो बोला जा रहा है कि यदि VCB कम हो गया तो बेस करंट भी कम हो जाएगा, और बेस करंट ही तो आपका इनपुट करंट है। तो जब इनपुट करंट कम हो गया तो ऑटोमेटिक आउटपुट करंट यानी IC भी तो कम हो जाएगा। यानी ये सर्किट इस प्रकार से अपने आप को स्टेबल करता है, बायस करता है कि अगर IC में अगर ओवरऑल मान लीजिए कलेक्टर करंट में कोई फ्लक्चुएशन आता है और कलेक्टर करंट किसी कारणवश बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक ये सर्किट बेस करंट को घटा देगा, और जैसे ही बेस करंट घट जाएगा, इनपुट करंट ही घट गया तो ऑटोमेटिक IC भी कम हो जाएगा और ये सर्किट स्टेबल हो जाएगा अपने आप। यानी इसका ऑपरेटिंग पॉइंट अपने आप को स्टेबल कर लेगा, अपने आप ही। ये सर्किट का मैकेनिज्म ही ऐसा है कि अपने आप को स्टेबल कर लेगा। कैसे स्टेबल कर लेगा, यही मैंने पूरा आपको इस सर्किट में समझाया इन दोनों इक्वेशन की सहायता से। जिनको नहीं समझ में आया वीडियो को आप रिवाइज करके देखिए, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस में क्या है कि इट इज ए सिंपल मेथड बिकॉज इट रिक्वायर्स ओनली वन रेजिस्टेंस। इसमें केवल एक ही रेजिस्टेंस RB का जरूरत पड़ता है, इसीलिए ये क्या है, ये एक सिंपल मेथड है। दिस सर्किट प्रोवाइड्स सम स्टेबलाइजेशन, मतलब ये कुछ स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन ध्यान रखिए अल्टीमेट ये स्टेबलाइजेशन नहीं प्रोवाइड करता, इसमें भी कुछ कमियां हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है, ऑल्दो दिस सर्किट प्रोवाइड्स बेटर स्टेबलाइजेशन देन फिक्स्ड बायस बट ओवरऑल इट डज नॉट प्रोवाइड गुड स्टेबलाइजेशन। माने ओवरऑल ये बहुत अच्छा नहीं है। यद्यपि यह परिपथ फिक्स्ड बायस की तुलना में अच्छा स्टेबिलिटी देता है, फिर भी वास्तव में बहुत अच्छा स्टेबिलिटी नहीं बनाए रख पाता है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है, दिस सर्किट प्रोवाइड्स नेगेटिव फीडबैक विच रिड्यूसेस द गेन ऑफ द एम्पलीफायर। देखिए मैंने शुरू में बताया था कि इसमें आउटपुट वाले से इनपुट वाले में जो RB जुड़ा है तो ये एक फीडबैक देता है, यानी आउटपुट का कुछ पार्ट वापस
इस रेजिस्टेंस के थ्रू ले जाके इनपुट में जोड़ देता है। और ये जो फीडबैक होता है इस सर्किट में, ये निगेटिव फीडबैक होता है। तो निगेटिव फीडबैक हमेशा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के गेन को कम कर देता है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये इसके दो मेन डिसएडवांटेजेस हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नोट्स के लिए आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।